तो ये हम नायक बैच की पॉलिटी की दूसरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ये रिवीजन क्लास है। और इससे पहले हमने एक और क्लास बनाई थी इससे पहले की, जो अब ये दूसरी क्लास है ना। अब ये भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में बताएंगे। तो इसमें देखते हैं क्या होता है। तो भारतीय संविधान है ना, तो संविधान ना दो फॉर्म में होता है। एक तो लिखित संविधान और एक अनलिखित संविधान, ठीक है। जो लिखित संविधान होता है उसमें लिखा हुआ ज़्यादा होता है और अनलिखित कम होता है। मतलब आपको दिख रहा है ना, देखो, ये देखो, इसमें लिखा हुआ ज़्यादा होता है और ये अनलिखित कम है। ऐसे ही अनलिखित में अनलिखित ज़्यादा होता है और लिखा हुआ कम होता है। ये देखो इधर, अनलिखित अंश कम ज़्यादा है और लिखित अंश कम है ना। दोनों की फॉर्म अलग है। लिखित संविधान ये निर्मित होता है ना, और ये अनलिखित है जो विख्यात होता है। जैसे पुरानी परंपरागत, जैसे हमारे यहाँ तीज त्योहार होते हैं, ये मतलब परंपराओं के जरिए ये विकसित होता है। मतलब ये पहले से ही विकसित होता है ना। और ये संविधान में मतलब लिखा हुआ होता है ना, इसलिए इसे कहते हैं लिखित संविधान निर्मित होता है ना। लिखित संविधान निर्मित होता है और यह अनलिखित होता है, ये अनलिखित वाला यह विकसित होता है। ये निर्मित होता है और ये विकसित होता है। निर्मित और विकसित में समझ रहे हो गए आप, है ना, क्या फ़र्क है। लिखित संविधान के लागू होने की तिथि होती है और जो अनलिखित होता है उसकी कोई तिथि वगैरह नहीं होती, है ना। और देखो, लिखित संविधान एकात्मक, संघात्मक, अर्धसंघात्मक सरकार संविधान हो सकती है। मतलब एकात्मक हो सकती है, संघात्मक हो सकती है और अर्धसंघात्मक हो सकती है ना। और इसमें क्या होता है अनलिखित में, इसमें ओनली यूनिटरी गवर्नमेंट ही रहेगी, है ना, एकात्मक ही रहेगी, है ना। और इसके बाद पांचवा पॉइंट है न्यायपालिका। इसमें जो लिखित संविधान है ना, इसमें न्यायपालिका है ना वो शक्तिशाली होगी, यानी जुडिशरी मोर पावरफुल। और इसमें अनलिखित में विधायिका लेजिस्लेचर ये शक्तिशाली होगी, है ना। संविधान की राज्य व्यवस्था को तय करता है। मतलब संविधान देश की राज्य व्यवस्था को तय करता है ना। कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड द पॉलिटी ऑफ कंट्री की प्रकृति, है ना। तो मैं तुमको बताता हूँ, एकात्मक सरकार मतलब शक्तियों का केंद्रीकरण, यूनिटरी गवर्नमेंट। तो देखो, ये केंद्रीकरण, ये ऐसे कौन से देश हैं जहाँ एकात्मक सरकार चलती है या चली हुई थी या चल रही है। तो ब्रिटेन, फ्रांस और जापान, ये ना एकात्मक सरकार के उदाहरण है, यूनिटरी गवर्नमेंट के उदाहरण है ना। मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही सरकार निर्णय लेगी। जैसे हमारे अभी इंडिया में केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है। इधर ओनली केंद्र सरकार ही है ना। यहाँ ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, इधर जो एकात्मक सरकार में आता है ना, उधर। जैसे अब देखो एकात्मक सरकार के फायदे देखो। एकात्मक सरकार में ये होता है कि कम क्षेत्रफल होता है ना, और कम जनसंख्या होती है, ठीक है। केंद्र और राज्य के बीच में विवाद कम होते हैं, है ना। जैसे कि कोई राज्य वाले मुख्यमंत्री जी वगैरह कुछ कर रहे हैं तो उधर सरकार नहीं मान रही है, ऐसे करके मतलब विवाद ज़्यादा होते हैं। तो लेकिन इसमें और केंद्र सरकार का ही अगर रोल है पूरे देश पे, तो फिर राज्य सरकार की सुनेगी नहीं। राज्य सरकार की क्या क्यों सुनेगी वो, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसमें है नहीं। ये ओनली एक ही सरकार है, यूनिटी गवर्नमेंट है। तो इसमें विवाद वगैरह बहुत कम होंगे और निर्णय बहुत तेज़ी से होगा, क्योंकि एक ही सरकार है, आराम से निर्णय लेगी, आराम से जो चाहे वो करेगी और कम खर्चा आएगा इसमें, है ना। उसके मुकाबले, द्वैत शासन के मुकाबले। और इसके बाद आते हैं संघात्मक संविधान, जहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, डुअल गवर्नमेंट, मतलब एक सेंट्रल लेवल की और एक स्टेट लेवल की। वो तो एकात्मक थी, ओनली सेंट्रल लेवल की थी। अब ये संघात्मक, सेंट्रल लेवल की भी है और स्टेट लेवल की भी है। इसमें लिखित संविधान होता है, ठीक है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, बड़े क्षेत्रफल, ज़्यादा जनसंख्या, ठीक है। केंद्र और राज्य सरकार पर विवाद, क्योंकि दो सरकारें, विवाद होंगे ही, निश्चित है। जो निर्णय होंगे सरकार और केंद्र के बीच, वो देरी से होंगे, अधिक खर्चा होगा, क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं ज़्यादा होंगी,
ठीक है, ये यहाँ देखो, यहाँ तक हो गया। इसके बाद भारत का संविधान अर्धसंघात्मक है। ये बात किसने कही थी? ये कही थी केसी वियन ने। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज अ क्वेसी फेडरल। सरकारी संघवाद, ये किसने कहा था? मतलब ये तो इसके ऑप्शन है शायद, है ना? नहीं नहीं, वही है। सरकारी संघवाद किसने कहा था? ये कहा था ग्रेनविल ऑस्टिन ने। केंद्रीय के साथ संघ, ये कहा था आइवा जेनिंग्स ने। यूनियन विद सेंट्रलाइजेशन। इसके बाद आते हैं, अब होता है परसंघ, है ना? तो परसंघ कॉन्फेडरेशन, ये दो तीन है, आगे बताएंगे, अभी परसंघ की बात कर रहे हैं। तो परसंघ कब बना था? तो ऐसा हुआ था कि यूएसए में, अमेरिका में एक क्रांति हुई थी 1775 में, और वो चली थी 83 तक। तो इसमें क्या हुआ था, 4 जुलाई को 1776 में ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था। कौन? अमेरिका। और किसकी मदद ली थी? किसकी मदद से आज़ाद हुआ था? फ्रांस की मदद से। फ्रांस की मदद से 4 जुलाई 1776 में ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था अमेरिका, फ्रांस की मदद से। ठीक है, तभी अमेरिका में क्रांति हुई 1775 में, और वो 83 तक चली थी। 1777 में यूएसए में परसंघ बना। यह परसंघ 1781 से 1789 तक चला, है ना? मतलब यूएसए में एक परसंघ बना, यही परसंघ जो अब बात कर रहे हैं ना इसकी, अब ये परसंघ बना यूएसए में। यह परसंघ 1781 से 89 तक कार्य करता रहा, लेकिन 1789 में ख़त्म कर दिया गया, है ना? और 1789 में ख़त्म इसलिए कर दिया गया था क्योंकि वहाँ पे ना अमेरिका में संविधान बन चुका था 1789 में, इसलिए वो 1789 में ख़त्म कर दिया गया था। अब इसमें क्या होता है, इसमें 13 कॉलोनी थी, जो मतलब प्रसंग ऐसा होता है, प्रसंग का मतलब बताता हूँ। जैसे इन्होंने क्या किया था कि ये अलग कॉलोनी थी, तो इन्होंने ये कहा था कि वैसे तो हम सबको दिखाने के लिए तो एक हैं, है ना? सबको, जैसे कि एक रिश्ता होता है ना, जैसे सबको दिखाने के लिए हम एक हैं, वैसे अलग अलग हैं। तो ये ऐसे ही थे। जो प्रसंग बना था, प्रसंग कॉन्फिडेंसन ऐसा ही होता है, क्योंकि सबको दिखाने के लिए तो, जैसे 13 कंट्री, 13 में से बस सब दूसरे कंट्रीज को दिखाने के लिए कि ये सब एक हैं, बस वो प्रसंग इसी बात का था। बाकी सब काम उधर अलग हो रहा है, सब अपने निर्णय अपने आप ले रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 13 कॉलोनी थी कॉन्फिडेंसन में, प्रसंग में, वो अपने निर्णय खुद अपने आप ले रहे थे। बस वो दिखाने के लिए, लोगों को, अदर कंट्रीज को दिखाने के लिए, बस वो शामिल थे उसमें। और ये सबसे कमज़ोर होता है, इसमें कोई भी राज्य कभी भी कुछ भी कर सकता है और कभी भी निकल सकता है, इसमें कोई किसी का वो नहीं है ना? अब आता है संघ, फेडरेशन। फेडरेशन क्या है? तो ये यूएसएसआर है ना, यूनियन ऑफ सोवियत रिपब्लिक। तो रूस में क्रांति हुई 1917 में। तो ये क्रांति ऐसी हुई थी कि यूएसए से बना था ये। 15, इसमें 15 कंट्रीज शामिल थी। तो वहाँ का जो नेता है ना, क्या नाम है, मिखाइल गोर्बाचोव। और ये वहाँ के नेता थे, सॉरी, रूस के प्रेसिडेंट थे। तो इनका कुछ हिसाब किताब ऐसा ही था, वहाँ लड़ाई दंगे चल रहे थे। तो यूएसएसआर 1991 को क्रिसमस की रात टूट गया, ये भी। और वहाँ की जनता जागरूक हो गई थी। और ये यूएसए 50 कंट्रीज का फेडरेशन था। स्टेट यहाँ पे अवशिष्ट शक्तियाँ थी, मतलब ये जो कॉन्फिडेंसन है ना, ये अभी अभी यहाँ दिखाया था, ये वाला, हाँ ये रहा परसेंट है ना, ये इससे थोड़ा कम, मतलब वो तो इजीली उसमें थे, उसमें तो आराम से आप अलग हो सकते थे, लेकिन इसमें थोड़ा मुश्किल था। तो इसमें थोड़ा इससे राज्य अपनी पारस्परिक सहमति से अलग नहीं हो सकता, है ना? इस वाले में थोड़ा, मतलब फेडरेशन से अलग होने के लिए संधि को तोड़ना पड़ेगा, तभी अलग होंगे आप इसमें से। स्टेट संप्रभु अवशिष्ट शक्तियाँ, मिखाइल गोर्बाचोव। संघ, यूनियन क्या है? इसे राज्य अपनी पारस्परिक सहमति से अलग नहीं हो सकता, यूनियन, है ना? तो यूनियन, देखो अभी हमने बताया कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन, यूनियन, है ना? अब ये यूनियन की बात कर रहे हैं, ये वाला यूनियन।
तो 1857 की क्रांति हुई थी। इसमें जो बताते हैं ईस्ट इंडिया का शासन है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट 1857 तक ईस्ट इंडिया का शासन चला था। उसके बाद 1857 में और 1847 से ये यहाँ से क्राउन का शासन चालू हो गया। अब 1858 ब्रिटेन का सीधा नियंत्रण था, मतलब 1858 में, क्योंकि 1858 से 1947 तक क्राउन का शासन आ गया था। तो 1858 से ब्रिटेन का सीधा नियंत्रण था। कुछ इंडियाज में जो इलाके थे उन पर सीधा कंट्रोल था। देसी रियासतें, प्रिंसली स्टेट पर मतलब सीधा कंट्रोल था। 1935 एक्ट से फेडरल सिस्टम को संघीय व्यवस्था को अपनाया गया कनाडा मॉडल से, है ना। संघीय व्यवस्था को अपनाया गया कनाडा मॉडल से, ठीक है। संविधान की सरकार का स्वरूप बताता है। संविधान देश की सरकार का स्वरूप बताता है। कॉन्स्टिट्यूशन टेल द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री। संसदात्मक सरकार, राज्य का प्रमुख अलग और शासन का प्रमुख अलग, है ना। ये इसे कहते हैं संसदात्मक सरकार। मतलब राज्य का प्रमुख होगा वो अलग होगा, प्रेसिडेंट, और शासन का प्रमुख अलग होगा, पीएम, ठीक है। अध्यक्षात्मक सरकार, राज्य और शासन का प्रमुख एक ही व्यक्ति होगा। अर्धसंघात्मक, दोनों के लक्षण होंगे, ठीक है। दोनों मतलब इसमें राज्य का प्रमुख अलग होगा, शासन का प्रमुख अलग होगा, और राज्य एंड शासन का प्रमुख एक ही होगा, मतलब दोनों लागू होते हैं इस पर अर्धसंघात्मक में, ठीक है। संविधान का वर्गीकरण, संविधान उत्पत्ति के आधार पर ये निर्मित होता है और ये विकसित होता है। शासन प्रणाली के आधार पर राजतंत्र, लोकतंत्र। संशोधन के आधार पर कठोर और लचीला, दोनों होते हैं, ठीक है। संघ के आधार पर संघात्मक, एकात्मक, क्वेसी फेडरल। संघ के आधार पर, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ फेडरेशन। संकलन के आधार पर लिखित भी है और अलिखित भी है, ठीक है। लिखित संविधान, यूएसए, अमेरिका 1789 सबसे पुराना लिखित संविधान है अमेरिका का, ठीक है। फ्रांस, पाकिस्तान और भारत। लिखित संविधान सबसे छोटा संविधान मोनाको का है। इसमें 3814 शब्द के आधार पर है, ठीक है। और सबसे बड़ा आगे बताएंगे। अन्य के संविधान ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, इजराइल, इनमें चलता है अभी। तो 1215 में, 15 जून 1215 में एक मैग्ना कार्टा जारी हुआ। मैग्ना कार्टा को कहते हैं घोषणा पत्र। जो मैग्ना कार्टा होता है ना, वो घोषणा पत्र होता है। तो वो घोषणा पत्र लिखा था स्टीफन लैंगटन ने तैयार किया था। और वहाँ का जब जो ब्रिटेन का राजा था, वो उसका नाम था राजा जॉन, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल के हिसाब से, ठीक है। आधार पर संविधान, यूएसए में 7 आर्टिकल, यूएसए के संविधान में 7 आर्टिकल हैं और 7,762 वर्ड है, ठीक है। भारत के संविधान में ठीक है, उसे छोड़ते हैं, अभी इधर देखते हैं। सबसे पुराना लिखित संविधान कौन सा है? अमेरिका का। इसमें वर्ड कितने? 7,762। सबसे नया संविधान किसका है? क्यूबा का, 2019 का संविधान है। एशिया का सबसे पुराना संविधान जापान, 1889 में बना था, और मिजी संविधान नाम है इसका। इसको मिजी संविधान के नाम से भी जानते हैं। भारत के संविधान की बात करते हैं तो भारत का संविधान प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा था, वो भी इंग्लिश में। और प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखने का, हर पेज पे लिखने का बस ना वो लिया था, प्रेम, अपना नाम लिखा था। लिखने का उसने, जो लिखने का वो पैसे वगैरह लेते हैं, उसने पैसे वगैरह कुछ भी नहीं लिए। उसने बस लिखने का उनसे ये बोला था कि मुझे लिखने का बस मेरा नाम हर पेज पे लिखना चाहिए, ठीक है। तो हर पेज पे प्रेम बिहारी रायजादा का नाम मिलेगा तुम्हें। और अंतिम पेज पे प्रेम बिहारी रायजादा ने अपने गुरु का नाम लिखा था, राम प्रसाद गुरु सक्सेना। और ये हिंदी में फिर लिखा था बसंत कृष्ण वैद ने, वही अमेरिका, वो भारत का संविधान फिर हिंदी में वसंत कृष्ण वैद ने लिखा था, और इंग्लिश में प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा था, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, जो अभी हमने देखे हैं इनके क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? ये कहा था ग्रेनविल ऑस्टिन ने, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघवाद की
अभिलाषणी की विशेषता नहीं है तो वो नहीं है। अवशिष्ट शक्तियों केंद्र में निहित होगी, ये नहीं है। केसी वियर के अनुसार भारत संघवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सहायक एकात्मक सिद्धांत वाला एक संघीय राज्य, सहायक एकात्मक सिद्धांत वाला केंद्रीय सरकार, एक केंद्रीय सरकार जिसका कोई संघीय सिद्धांत नहीं है, सहायक संघीय सिद्धांत के साथ एकात्मक राज्य, सहायक संघीय सिद्धांत के साथ एकात्मक राज्य। संघवाद का क्या अर्थ है? संघवाद का अर्थ है देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों का अस्तित्व। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय बताया? वो बताया केसी वियर ने। ठीक है। भारतीय संविधान में सरकार का अर्धसंघीय रूप संविधान से लिया गया है, वो लिया गया है कनेडियन से। भारत में भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। विवादों के निपटारे के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका, एकल स्तरीय सरकार, लिखित संविधान, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। ठीक है। तो इसका लिखित संविधान, एकलीय स्तरीय सरकार। ठीक है। आपने वीडियो पूरी देखी तो मैंने भी बहुत मेहनत की है। पता है मैंने स्टार्ट किया है अभी, पहले इतना बोला भी नहीं हूँ मैं, और मेरे पे बोला ही नहीं जा रहा है, मेरी आवाज़ अटक रही है। पर देखता हूँ मैं, ऐसे ही वीडियो बनाऊँगा, ऐसे ही लगातार बोलूँगा तो मेरा हेजिटेशन है वो भी कम हो जाएगी। देखते हैं। मैं बनाता हूँ वीडियो ऐसे ही, इसमें क्या 15-20 मिनट लगती हैं, इससे हमारी हेजिटेशन तो जाती है, वो तो दूर होएगी कम से कम। वो हमारी जीभ लपड़ पड़ रही है, वो कुछ तो सही होगा।